Namaskar. Today we have Manan Kothari with us. He had successfully secured All India Rank 116 in UPSC CDS. First of all, very congratulations, Manan. आज हम आपको मनन की इस जो एंटायर जर्नी है इस सक्सेस की वो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। तो मनन, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी बिकॉज इंडिया में बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो आप ही की तरह प्रिपेयर कर रहे हैं और इस गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो आप प्लीज बताइए कि आपने इसी फील्ड को डिसाइड क्यों किया, इसी को चूज क्यों किया? बिकॉज आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, स्पेशली यूपीएससी, स्टेट पीसीएस थे, फिर आपने सीडीएस को ही चूज। तो मैम सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा एंड आपको भी थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ये सेकंड चॉइस या कोई ऑप्शन ऐसी चीजें नहीं थी। मेरे लिए पहले से ये मेरा पैशन था कि आई वांट टू जॉइन डिफेंस। जब भी मैं कोई मतलब बच्चे होते हैं वो मूवीज देखते हैं तो मैं भी यस। मूवीज देखता था बहुत, और जो मिलिट्री की मूवी होती थी वो मेरे को बहुत ज्यादा इंस्पायर करती थी। सो बेसिकली कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो हाँ, मतलब चाइल्डहुड से मेरा ये रीजन रहा कि मूवीज हो गई, फिर क्या बोलते हैं, जब मैं गन्स फायर देखता था, जब क्या बोलते हैं मैं एरोप्लेन्स देखता था, फाइटर ओके। एयरक्राफ्ट देखता था, जब बॉम्बार्ड करते थे एरियाज, तो आई लव देम कि हाँ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं भी किसी दिन ये करूँ, किसी दिन देश के काम आऊं। तो मेन चीज तो यही थी कि डिफेंस ज्वाइन करने के लिए मेरा मेन फोकस यही था। फिर जैसे जैसे आगे चलते गए, जैसे जैसे बड़े हुए, तो पता चला कि हाँ, डिफेंस इज एक्चुअली अ गुड वे टू सर्व योर नेशन एज वेल एज टू गिव योर फैमिली अ डिग्निफाइड लाइफ। सो जब मुझे ये पता चला तो उसके अलावा तो फिर कोई ऑप्शन था ही नहीं। That means it is like your childhood fantasy, right? कह सकते हैं बिल्कुल। Okay, so now please share your entire journey with us. What is your journey of CDS? तो सीडीएस तो मेरा कुछ ज्यादा लंबा रहा नहीं, क्योंकि एक्चुअली दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर सीडीएस। Okay. And in this, in the very first attempt I got recommended, but previously I have given NDA and TES also. So written NDA मेरा clear हुआ नहीं अभी तक, Okay. as I have given 3 attempts of NDA, मैं एक भी clear नहीं कर पाया था written. And previously I have been for their 2 SSBs of TES, but still वो भी मेरी clear नहीं हो पाई, and I got screened out in the very first day. So कहीं ना कहीं वो self doubts जन्म ले चुके थे कि हाँ, कि हो नहीं रहा है। सो वो चीज से ओवरकम किया मैं, मतलब मैंने सोचा कि यस आई हैव टू, मुझे जाना तो है ही, मेरा यही प्लान ए है, उसके अलावा मेरा कोई प्लान बी नहीं है। सो फिर उसके लिए फिर मैंने सीडीएस पे बहुत ज्यादा फोकस किया, आई हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट, रिटर्न के लिए भी काफी मेहनत करी, और एंड आई गॉट इन। तो मनन, आपने बताया कि आपको फेलियर्स भी मिले थे बहुत सारे। तो इसी चीज ने क्या आपको कोई पुश बैक नहीं दिया क्या उसी टाइम पे? आप इसी जर्नी पे आप किस तरह से अड़े रहे कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है? सी जिंदगी में फेलियर्स तो आती रहेगी, एंड इट्स, कहते हैं ना, फेलियर इज अ फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस। तो फेलियर्स तो आती रहेगी जिंदगी में, बट एक, मतलब एक बहुत ही इंस्पायरिंग इवेंट है, मैं शेयर करना चाहूंगा, शायद बहुत से लोगों को, आप बहुत से एस्पिरेंट्स को ये चीज हेल्प करने वाली है। तो बहुत ही क्लियरली इसको सुनिएगा। तो हुआ क्या था कि लाइक व्हेन माइक टाइसन एंड बस्टर डगलस की एक फाइट थी, बहुत ही फेमस फाइट रह चुकी है, जिसमें आप सब लोग गैस कर रहेंगे कि उसका विनर कौन है। उसका विनर आप सोच रहे होंगे कि माइक टाइसन है, बट नहीं, उसका विनर एक्चुअल में बस्टर डगलस था। तो यहाँ पर ये था कि उस आदमी का जो वाई, उसका क्यों, वो उसके पुशबैक से काफी बड़ा था। लाइक जब उनके फाइटिंग राउंड्स चल रहे थे, सो माइक टायसन ने बस्टर डगलस को नॉकआउट कर दिया था, एंड ही वाज एट द वर्ज ऑफ बीइंग नॉकआउट, ही गॉट डाउन, बट स्टिल ही, उन्होंने करेज गैदर करी, एंड देन ही गॉट अप। वो वापस खड़े हुए, तो लोगों के बीच में हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया, माइक टायसन का पंच खा के वो खड़ा कैसे हो गया। तो जब वो खड़े हुए तो लोगों को लगा कि अब तो अगले ही पंच में वो गिर जाएगा, खत्म होने वाला है खेल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उसके ही ऑपोजिट में बस्टर डगलस ने माइक टायसन को नॉकआउट कर दिया। फिर जब वो रिंग के बाहर आए, तो उनसे पूछा गया कि व्हाट वाज द रीजन, कि आप कैसे क्लियर कर गए। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में मेरी माँ जो थी वो कुछ ही दिन पहले गुजर गई, और उन्होंने पूरी दुनिया में ये कह दिया था कि माय सन इज गोना बी अ चैंपियन। मुझे उनकी बात रखने के लिए डेफिनेटली ये करना ही था। तो उनका जो वाई, उनका जो क्यों था,
वो इन सारे फेलियर्स, सारे पुशबैक से काफी बड़ा था. So that's been an inspiring event for me, and it would be very much inspiring for all of you. ओके, दैट मीन्स ये जो वाई है कि मैं क्यों यहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ, Hmm. इसी को माइंड में रखे बने रखना जरूरी है, राइट? Definitely. ओके मनन, तो प्लीज शेयर कीजिए, हमारे बहुत सारे एस्पायरेंट्स है जो आप ही की तरह अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो कौन कौन से रिसोर्सेज के थ्रू आप गए हैं? क्या आप कोई इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए थे, वहां से आप गाइडेंस ले रहे थे, या फिर आप पर्सनली स्पेसिफिकली आप कौन कौन सी बुक सजेस्ट करोगे जो एस्पायरेंट्स, उन एस्पायरेंट्स जो अभी खुद सेल्फ प्रिपेयर होना चाहते हैं? प्लीज आप उनको उनके साथ भी शेयर। See, so जैसा कि मैं कहना चाहूंगा कि लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कि माय प्रिपरेशन इज नॉट फेयर इनफ, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो इट वुड बी गुड कि अगर आप कोई एकेडमी, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लें या आप कोई कोचिंग ले लें. इट वुड बी गुड, क्योंकि आपको पता नहीं है और आपके पास बहुत टाइम नहीं है. तो वो क्लासेस है, वो उनकी एक्सपर्टीज है, वो आपको हेल्प बिल्कुल कर देंगे. एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि हाँ मैं कर लूंगा, तो डेफिनेटली आप खुद से कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम टफ नहीं है. बट ये एग्जाम आपका मतलब हर लेवल पे आपको चेक करेगा, बट इट्स नॉट टफ. तो लाइक एंड आई गॉट गाइडेंस फ्रॉम जेनेक्स, बट ऑल ऑफ द प्रिपरेशन इज सेल्फ, यानी आपको प्रिपरेशन खुद ही करनी है. आप गाइडेंस आपके टीचर्स होंगे, जो होनी है वो आप सेल्फ प्रिपरेशन ही करने वाले हैं. तो दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन में आपको अगर मैं अपने रिसोर्सेज की बात करूँ तो बुक्स के लिए मतलब क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बेसिकली आई एम बीटेक इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर. सो मेरा जो मैथ्स है, मेरा जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग रहा हुआ है, एंड मेरा साइंस बैकग्राउंड भी ओके, स्ट्रांग है. तो मैं ये वाली चीजों में नहीं था, मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारा मेरा स्ट्रांग नहीं था. तो जीएस पे मेरा फोकस कम था. इंस्टेड मैंने फोकस किया मैथ्स और इंग्लिश पे, और मैथ्स और इंग्लिश पे एक सेटिस्फाई मार्क्स लाने के बाद जीएस में जो करंट अफेयर सेक्शन है, जो साइंस का सेक्शन है, और पॉलिटी ऐसी चीज है ना कि मतलब वहां पे आपको कोई बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली सीख सकते हैं, समझ सकते हैं. तो वो पॉलिटी और कहीं ना कहीं ज्योग्राफी, इतनी चीजों पे मैंने फोकस किया था, एंड दिस हेल्प मी. फॉर मैथ्स आई रेफर्ड पाथफाइंडर एंड आर एस अग्रवाल, as Pathfinder will give you the ample of formulas, while the RS Agarwal will give you the ample of questions and of different variations. So it would be helpful. Then आप इंग्लिश के लिए भी आर एस अग्रवाल को डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो रेफर रैनन मार्टिन. एंड फॉर जीएस सेक्शन इन पॉलिटी, वो तो नॉर्मल है. अब आप पॉलिटी के लिए जाएंगे तो आपको लक्ष्मीकांत करना है, ज्योग्राफी के लिए जाएंगे तो आपको माजिद हुसैन है, जीसी होंगे, ये सारी बुक्स है. बट मैं इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एनसीईआरटी के थ्रू जाएं, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है. और अगर आप सोचते हैं कि मैं ये सब कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट आप अगर एनसीईआरटी से भी जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प डायरेक्टली कर लेगी, क्योंकि उसमें बेसिक बेसिक जो है वो सारा आपका स्ट्रांग हो जाएगा. और करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो भी हैं वो लिंक होती है करंट अफेयर्स से ही. जो चीजें करंट में चल रही हैं उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे पॉलिटी ले लीजिए, चाहे ज्योग्राफी ले लीजिए. तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर प्लेज अ पिवटल रोल. तो दिस वाज माय काइंड ऑफ प्रिपरेशन. तो मनन, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे. फॉर एग्जांपल फिजिकल हेल्थ कभी साथ नहीं देती, कभी कोई फैमिली के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कभी पेरेंट्स के भी कोई हो सकते हैं, कभी पर्सनल रिलेशन हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है. तो आपकी लाइफ में भी ऑब्वियसली कोई ना कोई हर्डल्स आए होंगे. शेयर कीजिए कौन कौन से हर्डल्स आए थे, और अगर आए भी थे आपने उसे किस तरह से ओवरकम. जी, तो पर्सनल इश्यूज का, पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज की बात करूँ तो वो मेरी जिंदगी में कभी रहा नहीं, बिकॉज आई हैव नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप. सो ये चीजों, ये मतलब आई वाज नॉट दैट टाइप ऑफ गाय. मतलब मैं उस तरह का आदमी था ही नहीं कि मतलब मैं कभी रिलेशनशिप में जाऊं. ये देखो ऐसी चीजें हैं, ये मतलब कि हेल्प करती भी है, हेल्प नहीं भी करती है. इट वाज पर्सन पे डिपेंड. पर्सन टू राइट. पर्सन. अगर आप किसी अच्छे पर्सन के साथ हैं तो वो आपको ऊपर भी पहुंचा देगा. अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ है, कोई मतलब आपको हेल्प नहीं कर रहा है, अगर वो आपको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपका मतलब मेंटल पीस जो है वो आपका छीन लेंगे. तो इसीलिए वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. लाइक कनिष्क कटारिया जो है,
जो CSE के टॉपर रह चुके हैं, तो उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हिज गर्लफ्रेंड वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हिम टू बी, मतलब टॉप पे आने के लिए उन्होंने बहुत हेल्प करी उनकी। ऐसी भी आपको मिलेंगे एग्जांपल्स, बट दिस वाज माय टाइप के मैं कभी इन सब चीजों में आया नहीं, एंड आई वाज वेरी मच फोकस्ड। तो मेरे लिए मेरा फोकस यही था। देन बात आती है फाइनेंशियल इश्यूज की, तो वो कभी था नहीं। हेल्थ इश्यूज आते हैं, बहुत सी चीजें आती है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। सम डेज यू फील कि हाँ मतलब मुझे ये नहीं करना है, बस तभी आपका जो वाई है, आपका जो क्यों है, वो आपको मोटिवेट करना चाहिए, वो आपको उस डिसिप्लिन में आने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी रिगेन करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। जब आप उस डिसिप्लिन में आ जाते हो ना कि अगर आपको वो नहीं करना है लेकिन फिर भी आप उस दिन पे शो अप करते हो एंड यू डू दिस, तो फिर आपकी सक्सेस आपसे कोई नहीं छीन सकता। व्हाट अबाउट योर लोगों ने आपको किस तरह से हेल्प बने रहने की? माय पेरेंट्स, लाइक मेरे पेरेंट्स जो सब कुछ जो है वो मेरे पेरेंट्स ही हैं, उनकी वजह से मैं आज जो हूँ और आगे भी जो होने वाला हूँ वो मेरे पेरेंट्स की वजह से। उसका कोई वो मतलब मैं उनका कभी कर्ज चुका नहीं पाऊंगा, ना उनके कभी काबिल बन पाऊंगा, क्योंकि लाइक जब भी कभी कोई फाइनेंशियली मेरे को उन्होंने कभी स्टॉप नहीं किया, कभी उन्होंने मुझे इमोशनली रोकने की कोशिश नहीं की। लाइक होता है कई कई बार कि आप सिंगल चाइल्ड हो अपने घर में, तो आपको रोका जाता है कि प्लीज मत जा, ये कर वो कर, बट उन्होंने कभी इस तरह का फोर्स नहीं किया मुझे कि मतलब ऐसा मत कर। दे टोल्ड मी कि हाँ, एक एक दो बार कहा, बट देन दे अंडरस्टैंड कि ये जाना चाहता है, तो उन्होंने भी उसी को अपना सपना बना लिया। उन्होंने मेरी सक्सेस मुझसे ज्यादा देखनी चाहिए थी। व्हेन व्हेन आई वाज इन एसएसबी जालंधर, मैं इंसिडेंट शेयर करूंगा। मैं जालंधर में था, तो दिस वाज माय फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। बाकी पहले दो तो मैं स्क्रीन आउट हो चुका था। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी, तो मतलब ऐसे ही हम लोग को नॉर्मल घर पे बात करने के लिए फोन वहां पे मिल रहे थे, तो हमने बात कर रहे थे घर पे। तो दैट वाज मे बी द फोर्थ डे, यस द फोर्थ डे। इन इवनिंग आई वाज टॉकिंग टू माय फादर एंड आई वाज टेलिंग हिम के पापा मैंने आज ये किया, वो किया, ये वाली प्रोसेस हुई, ये हुआ। तो माय फादर वाज जस्ट लिसनिंग एंड एट द एंड ही सेड के बेटा मैं कहता हूँ कि इस बार तेरा हो जाएगा। ही जस्ट रैंडमली उन्होंने ये कहा कि इस बार तेरा हो जाएगा। एंड आई सेड कि क्या पता पापा, देखो मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मैं जानता नहीं, बस ऐसा ही है कि हो जाएगा, ठीक है, बट अभी ऐसा है। तो ऐसी चीजें रही है कि जब जब मेरे पापा ने मुझे कुछ कहा ना कि ये चीज तेरी हो जाएगी, तो वो चीज मेरी हो जाती है। इवन इन कंपनी प्लेसमेंट्स, उन्होंने जिस कंपनी में कहा कि नहीं होगा वहां नहीं हुआ, और जहां कहा कि होगा वहां हो गया। तो पापा का फैक्टर मेरे साथ था। मेरे मम्मी ने हमेशा मेरी हेल्प करी, उन्होंने मतलब जो मेंटल टफनेस जो मेरी है, वो भी मेरे पेरेंट्स की वजह से ही है। दैट मीन्स आपके जो पेरेंट्स थे वो आपके लिए एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोल सकते हो कि जो आप बाहर से आपको मोटिवेट, अंदर से तो आप ऑलरेडी इतना थे ही, तभी आपने ये गोल अपना अचीव किया, डेफिनेटली राइट? डेफिनेटली। ओके, सो मनन, अभी हमारे जो एस्पायरेंट्स है वो बहुत ही क्यूरियस हो गए आपकी एसएसबी की जर्नी, जो खास करके तो वो जो टाइम है उसको जानने के लिए कि वो आपका कैसा रहा। तो आप प्लीज शेयर कीजिए कि व्हाट अबाउट योर एसएसबी एक्सपीरियंस। See, this was, as I told, that this was my third SSB and my first conference. So when we get there, there was around reporting of 85, and of them, around 79 were the repeaters, the 5 were the screen outs, and only 1 was the fresher. So that was the kind of numbers we are seeing for the first time, क्योंकि जहाँ भी मैं गया हूँ हर बार मैंने क्या बोलते हैं फ्रेशर्स ही देखे ज्यादा, बट दिस वाज द टाइम कि मैं रिपीटर्स ज्यादा देख रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सारी चीजें खत्म हुई। देन वी वर गिवन द चेस्ट नंबर्स एंड माय चेस्ट नंबर वाज 80। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सारा कुछ कंप्लीट हुआ, ब्रेकफास्ट करके हम लोग पीपीडीटी के, हाँ, ओआईआर हुआ सबसे पहले हमारा। तो वी हैव गिवन अवर ओआईआर, एंड ओआईआर मेरा हमेशा से मतलब अच्छा ही रहता है, कुछ उसमें बहुत ज्यादा है नहीं। यू जस्ट हैव टू यूज योर बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, तो वो तो होती है, हो जाती है। देन यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर पीपीडीटी। So in PPDT, we were just shown a picture, and that picture was of kind of three people were standing, and the background was just you can take whatever it was, that it was a barren ground or it was a kind of sea, it was anything you can take. It was not just very much specified.
So I took it as a sea. I took it as ocean and made a story of like कि उनमें से एक बंदा जो था वो ओशनोग्राफी पढ़ रहा था और बाकी के जो दो थे वो उसके दोस्त थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये तीनों ने मिलकर ट्रिप प्लान किया। ये तीनों एक सी बीच पे ट्रिप गए और वहां पे जाके इसके दोस्तों ने उससे कहा कि लाइक हमको कुछ सी के बारे में नया बता। तो देन ही उसने मतलब सी के बारे में कुछ उसको अच्छे से फैक्ट्स बताए कि लाइक अराउंड 5% ऑफ द सी इज एक्सप्लोर्ड, 95% इज अनएक्सप्लोर्ड, वी हैव जस्ट एक्सप्लोर्ड very less species as there are many more species available in sea, how sea is economically important to us and as well as how it is important for sustainability। तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने उसमें मेंशन किया and then when our this portion is completed, the story portion is completed, then we were हमको एक ग्रुप में बिठा दिया गया and then we have to give a narration for about 1 minute. So everyone spoke for 1 minute and given their stories around this. Some has made for awareness, some has made it related around millet as अभी इंडिया क्या बोलते हैं मिलेट का मिलेट ईयर चल रहा है। सो किसी ने उस थीम को लिया तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनाई थी लोगों ने। देन वी हैव स्टार्टेड सम ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में डेफिनेटली मैं फर्स्ट 2 टाइम्स मेरा फिश मार्केट में दिख चुका था। So I was now very much well prepared of it कि हाँ अब तो पता है फिश मार्केट से कैसे निकलना है। सो आई मतलब हो रहा था, फिश मार्केट शुरू हो चुका था लेकिन आई टुक अ लीड एंड lead the group towards a conclusive conclusion. That was my point. So उनको मतलब एक लीड किया अच्छे से कि मतलब थीम कैसे डिसाइड करनी है, फिर हमें क्या एक्शंस लेने हैं, क्या उसमें पॉजिटिव दिखाना है, क्या उसमें मतलब हमें जेंडर वगैरह दिखाना है, वो सारी चीजें हमने की, एक्शंस वगैरह किया, कंक्लूजन किया एंड देन वी नॉमिनेटेड अ पर्सन हु टोल्ड द स्टोरी एंड इट वेंट वेल। So when this process was over, I was the last test number to be announced because जो भी screen outs जितने भी थे वो सारे हम 5 ही थे screen outs में। So I was the only one screen out who was going for the first time conference and the and all other were just मतलब वो सारे screen out हो चुके थे and there were total around of 40 people who were screened in and of them 39 were the repeaters and I was the only one seeing the conference for the first time। So this was a kind of motivation for me कि हाँ मतलब पहली बार ऐसा लग रहा था कि हाँ 39 के बीच में मैं अकेला हूँ, ऐसा कुछ अचीव किया, ऐसा मैं अकेला हूँ ऐसा। तो वो रिपीटर्स भी मतलब मुझे अलग अलग चीजें सिखा रहे थे कि हाँ ये करना है, वो नहीं करना है, वो करना है, वो नहीं करना है। और मैं उस वक्त न्यू भी था तो मुझे एसएसबी के बारे में कुछ बहुत ज्यादा पता भी नहीं था, ऐसा आई हैवंट सीन सो मच ऑफ अटेम्प्ट्स। तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। मैं बोला जो भी होगा देखा जाएगा, कर लेंगे उस वक्त। देन सेकेंड डे वी वेंट फॉर आवर साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजी में भी कई मिथ्स रहते हैं कि लाइक फॉर एसआरटी यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 45 to 50 एसआरटीज, फॉर वैट यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 to 55 ऑफ वर्ड्स। तो ये सारी चीजें मेरे केस में तो टूट गई थी क्योंकि when I checked that how much SRTs I have attempted, so that was only 34, but that 34 was of quality। उन 34 में मैंने खुद को उन सिचुएशंस पे रखा एंड देन आई थॉट कि क्या कर सकता हूं मैं और कैसे निकलना है मुझे। तो तो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज एंड गुड रिस्पॉन्सेज एंड वर्ड्स में भी कोई मैंने बहुत मतलब इंटेलेक्चुअल वाली बातें नहीं करी, जो चीजें मेरे से रिलेटेड हो रही हैं वो चीजें मैंने करी एंड अराउंड 45 to 50 वर्ड्स आई हैव अटेम्प्टेड। तो वाइट में भी हो गया, टीएटी में भी अच्छी खासी स्टोरीज लिखी थी मैंने एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी अच्छा था। तो इस तरह साइकोलॉजी अच्छा गया। फिर व्हेन जीटीओ टास्क्स फिर देयर इन डे 3। तो डे 3 में जब जीटीओ टास्क शुरू हुए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर फर्स्ट डे तो हमारा जीडी ग्रुप डिस्कशन हुआ, जीपी हुआ एंड बाकी क्या बोलते हैं जो प्रोसेसेस थी, जो पीजीटी हो गया, ये सारी प्रोसेसेस हुई थोड़ी थोड़ी। तो जब जीडी हो रहा था, जीपी हो रहा था, तो आई वाज इन द ग्रुप ऑफ रिपीटर्स। तो जो 10 का ग्रुप बना था उसमें से 9 रिपीटर एंड आई वाज द फ्रेशर एज ऑब्वियस। तो अब वो जब अपना पॉइंट दे रहे होते हैं तो वो मेरी बात तो बिल्कुल मतलब कट ऑफ ही कर रहे थे कि हाँ ठीक है मतलब
बट ठीक है, मैंने अपने पॉइंट्स देने नहीं रोके। एट दैट टाइम यू हैव टू शो दैट कि हाँ, आपको अपने पॉइंट्स कंटिन्यू रखने हैं। अपने पॉइंट्स जितना कंटिन्यू रखोगे उतना मतलब कि हाँ, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन दिख रहा है। पीपल आर लिसनिंग और नॉट लिसनिंग, दैट इज नॉट द पार्ट, बट द पार्ट इज दैट कि आप अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हो या नहीं। एंड योर पॉइंट शुड बी गुड, कि अगर हमको जो टॉपिक्स मिले हैं उस पे हमें अच्छे टॉपिक्स देने। लाइक हमारा एक टॉपिक था कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज इंक्रीजिंग, सो व्हाट आर द डिफरेंट व्हाट आर द वेज टू इरेडिकेट। उसमें फर्स्ट वे दिया था कि टू यूज क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, टू यूज टैलेंट एंड टू यूज अवेयरनेस। सो एवरीबॉडी वाज गिविंग कि हाँ भाई, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होनी चाहिए, इनिशिएटिव्स होने चाहिए। बट बैक ऑफ द माइंड हमें हमें पता है कि तीनों की तीनों चीजें जरूरी है। सो सब लोग अपनी लीड लेके बोल रहे थे कि हाँ, मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव हुआ तो वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ही बोल रहे हैं। दे आर नॉट सपोर्टिंग द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट द टैलेंट एंड हु आर टॉकिंग अबाउट द अवेयरनेस। बट आई चोज द अदर वे। आई थॉट दैट कि हाँ, तीनों ही जरूरी है तो फिर तीनों के बारे में बोलो। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज भी जरूरी है, टैलेंट इंप्रूविंग भी जरूरी है, अवेयरनेस भी जरूरी है। अगर अवेयरनेस नहीं होगी लोगों के बीच में तो वो लोग उसके बारे में जानेंगे कैसे, वो चीज इंप्रूव कैसे करेंगे। सो जीडी में ये सारा इश्यूज रहा। फिर जब जीपी आया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, देन ऑल्सो एवरीवन टुक द पार्ट वेरी मच करेजियसली, वेरी मच इंटरेक्टिवली। एक दूसरे से अच्छे से मतलब कम्युनिकेट हो रहा था, सब कुछ था। तो इस तरह से उन्होंने जीपी में हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। देन इट वाज आवर पीजीटी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। सो व्हेन अ प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क वाज देयर, तो अराउंड 10 people we were given a load, बल्ली, फट्टा, रस्सी। सो बेसिकली लोड तो एक ही होना चाहिए, बट हमारे ग्रुप में दो लोड थे, मैं और वो जो लोड है, तो हम दो ही रहते थे एंडिंग में। क्योंकि लाइक जो सेंटर पे होते हैं तो वो लोग सारा सामान लेके घुस जाते हैं अंदर, लेकिन जो साइड में रह जाते हैं वो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अब वो बीच में घुस गए, वो अपना आइडिया लगा रहे हैं, नहीं लगा तो भी आगे वालों की सुनेंगे नहीं। तो इसके लिए उस टाइम पे इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने आइडियाज किस तरह से वहां प्रोजेक्ट कर रहे हो। और कोई सुन नहीं रहा या सुन रहा है उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो ऑफिसर हैं जो वहां पर, वो तो आपकी बात बिल्कुल ही सुन रहे हैं। तो आप अपने आइडियाज कंप्लीटली देते रहिए, बिल्कुल भी रुकिए मत कि मतलब यहाँ कोई सुन नहीं रहा है। होगा ऐसा, बहुत सी बार होगा कोई नहीं सुनेगा, बट ही इज लिसनिंग। तो अपने आइडियाज देते रहिए। एंड आई हैव गिवन सच आइडियाज जिसकी वजह से वो इजीली क्रॉस हो सकता था, बट दैट इज द थिंग कि वो उन्होंने सुना नहीं एंड दे हैवंट अप्लाइड इट, बट वो हो सकता था इजीली। So in PGT, in HGT, same things happen, but in commanders, you are made a commander, and then you are the only person who is giving ideas, and you will have two subordinates जो कि आपकी बातें मानेंगे और जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। So that is a time कि हाँ, आप अपना आइडिया अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, देख के मतलब आपको क्या कहाँ लगाना है बिल्कुल कर सकते हो। So I was given a command task, and there were two ways to do it. One was the easy one, and one was the tougher one. So मेरे को तो लगा कि ये तो इजी है, तो मैं पहले टफ में घुस जाता हूँ। आई गॉट इन द टफर, बट व्हेन आई गॉट इन द मिडिल, it gets a lot tougher and I was not able to clear it. So then I asked him that क्या मैं मतलब रास्ता चेंज कर सकता हूँ सर? So he told me yes you can definitely, but you have to start it from the beginning. मैं बोला बिल्कुल सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वापस से आया स्टार्टिंग पे, इजी वाले रास्ते से कर लिया मैंने, मैं निकल गया। देन ही टोल्ड मी कि ठीक है, आपने कर तो लिया, अच्छी बात है, बट मैं ये चाहूंगा कि आप अब जहां अटके थे वहीं से आप रास्ता क्रॉस करो। सो वहां पे थोड़ा सा लगा कि हाँ, कि ये थोड़ा सा टफ हो गया है, बट स्टिल मैं वहां खड़ा रहा, थोड़ी देर सोचा। एंड वो ऑफिसर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे अच्छे से टाइम भी दिया कि मतलब सोच सकूं मैं क्या है क्या नहीं। मैंने सोचा अच्छे से कि क्या कहाँ क्या आइडिया लग सकता है, और आइडिया लगाया और इजीली निकल गया वहां से भी। तो इस तरह से मेरा कमांड टास्क भी अच्छा चला गया। देन माय इंटरव्यू, इन पर्सनल इंटरव्यू, द ऑफिसर आस्क मी के मतलब आप कहाँ से हो, क्या हो। देन आई टोल्ड हिम कि मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। देन ही टोल्ड मी द लैंड ऑफ अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी। देन आई सेड डेफिनेटली सर, they are the gems which we have given to the India.
तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, ऐसा। फिर उन्होंने मतलब एक दो पॉलिटिशियंस के बारे में मुझसे राय मांगी, मैंने अपनी राय ओके। दी। तो लाइक ऐसे है कि मतलब उन्होंने अब जब राय मांगी तो आप बायस नहीं हो सकते वहां पे। अगर आप मतलब कोई पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि मतलब उसकी बुराई करेंगे, या आप उसको सपोर्ट करते हैं तो इसकी बुराई है नहीं। आप एस्पिरेंट है, तो इट वुड रिक्वायर दैट यू शुड बी अ प्रॉपर, मतलब आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है। यस, आपको जो दिखेगा आप वही। एग्जैक्टली। सो दैट वाज द थिंग। देन आई वाज आस्क्ड अबाउट माय एकेडमिक्स, माय स्पोर्ट्स एंड माय different achievements I have shared. As I was not मतलब my academics was good, मुझे कभी कोई फेलियर मतलब एकेडमिक्स में कभी फेल नहीं हुआ मैं, 10th 12th कभी। my percentage was good, my sports was good. I have also been a part of NCC. I have ओके। played national level softball and baseball. तो ये चीज मेरे को मतलब इसमें मतलब वो मेरे को ग्रिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सारी चीजें मेरी पॉइंट ऑफ मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे मेरे, तो यहाँ पर वो मुझे ग्रिल नहीं कर सकते थे। देन ही आस्क्ड अबाउट के व्हाई यू वांट टू जॉइन फोर्सेस, you have the package of 7.2. As recently I have got this, but he asked me that what kind of package you have got from your college. So I told him that, sir, I have a package of 7.2 LPA in this company, this area. So he said it's a good package for a beginner, and as you are having it, so why do you want to join army? Then I told him that, sir, money was never a matter for me, as my background is of business, so I can definitely earn that much of money by just sitting at my business and doing no studies, no education. So money was never a matter for me, but for me the respect was much way above than money. So that's why I chose कि नहीं सर, जाना तो आर्मी में ही है। पहले से यही था कि, और हमारी समाज में भी जनरली कोई बहुत ज्यादा आर्मी में है नहीं, एंड आई वांट टू ओपन अ वे फॉर दिस पीपल कि हाँ मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ धंधा करो, सीए करो, ये सब भी है, दिस आर वेरी मच वेल प्रोफेशंस, एंड आई एम नॉट डिनाइंग ऑफ एनी ऑफ इट। बट ये भी है कि हाँ आप डिफेंस में भी जा सकते हो। जो मिथ है कि हाँ भाई डिफेंस में नहीं है, ये है, इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, कुछ नहीं है, डिफेंस सबके लिए है। आप अगर एक नॉर्मल इंडियन हो तो आपके लिए डिफेंस है। तो दिस इज द थिंग, दिस वाज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ एसएसबी। तो मनन, आपने स्पेशली आपकी जो सीडीएस की जो जर्नी आपने बताई, एक तादृश एक पिक्चर जा रहा था आंखों के सामने कि हाँ, कहीं कई सारे स्टेजेस ऐसे थे जहाँ पे देखा कि आप एज अ फ्रेशर एंटर कर रहे हो, और आपके साथ जो है वो कहीं ना कहीं इस जर्नी से बहुत बार गुजर चुके। तो ये सारी ही चीजों ने आपके कॉन्फिडेंस को कभी डाउन नहीं किया क्या, कभी अफेक्ट नहीं कि आप फ्रेशर हो और आपके साथ जो भी है वो सारे एक्सपीरियंस्ड है, यहीं से गुजर चुके हैं? एक्चुअल में ये मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम कर रहे थे वेरी गुड। कि लाइक जब आप ऐसे सिचुएशंस में आते हो कि जब आपके सामने इतना एक्सपीरियंस्ड है एंड यू आर द वन हु इज लीस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, बट यू स्टिल गिविंग योर आइडियाज, यू स्टिल फाइटिंग फॉर व्हाट यू वांट, दैट गिव्स अ बूस्ट फॉर कॉन्फिडेंस। तो ये चीज थी कि इन चीजों ने कभी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं किया, बट कॉन्फिडेंस अप ही करने का। सिचुएशन आपके लिए बूस्टर बन रही है या फिर वो आपको डाउन नीचे खींच रही है, वो पर्सन पे? डेफिनेटली वो आप ही डिसाइड करते हैं कि वो आपके लिए अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो मनन, आपकी पूरी ही जर्नी में आई थिंक सबसे ज्यादा जो मैटर चीजों ने की जो चीजें रही होगी, वो रहा होगा आपका टाइम मैनेजमेंट एंड आपकी स्ट्रेटेजीज। तो सही में एक एस्पायरेंट को जानना चाहिए कि किस तरह से आपने अपने हर्डल्स को, जैसे आपने बताया कि आपने किस तरह से सारी चीज सॉल्व की। प्लीज आप ये भी शेयर कीजिए कि आपकी स्ट्रेटेजीज क्या थी, आप किस तरह से सारी ही चीजों के साथ अपने ग्रेजुएशन के साथ टाइम मैनेज करते, स्टडी के लिए आप किस तरह? तो फॉर स्ट्रेटेजी आई वांट टू से दैट कि सबसे पहले तो आपका सबसे बड़ा सोर्स अगर कुछ है पढ़ाई के लिए, तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब जितना पीवाईक्यूज देखोगे यू वुड असेस कि हाँ कौन से क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, और कितने अमाउंट में मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, आई से। और आप अगर आप डिफेंस का कर रहे हैं, आप सीएसई कर रहे हैं, आप कुछ भी स्टेट पीसीएस जो आप कर रहे हो, आप कॉलेज की एग्जाम के लिए भी इवन प्रिपेयर कर रहे हैं, ये चीज होना चाहिए कि पीवाईक्यू सबसे पहले देखा जाए, और पीवाईक्यू देख के आप उसको
एसेस कीजिए कि एनालाइज कीजिए कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं। दैट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप वो टॉपिक्स, जो टॉपिक्स सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, उनको ज्यादा टाइम दीजिए, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। लाइक आई सेड कि मेरा मैथ्स और मेरी इंग्लिश वाज माय स्ट्रेंथ, माय साइंस वाज माय स्ट्रेंथ। तो मैथ्स और इंग्लिश ही सीडीएस में 200 मार्क बना रहे हैं। तो अगर मैं उनमें अगर 100 भी ले आता हूँ, आधे भी ले आता हूँ, तो माय हाफ वे इज क्लियर्ड। आई जस्ट हैव टू ब्रिंग 30 to 40 मार्क्स टू गेट इनटू आईएमए इन जीएस। तो वो चीज है कि मतलब आप जीएस में ज्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा लाने का फोकस। और अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से हैं कि भाई आपको मैथ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, आपको ये नहीं आ रहा, देन यू गो फॉर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। तो ये सारी चीजों पे फोकस कीजिए, तो ये सारी चीजें भी आपको डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बेस खड़ा करने में मदद करेंगी। देन ये मेरे सीडीएस में मुझे बहुत काम आया। मेरे सीडीएस में मुझे काम आया। देन फॉर इंग्लिश, एज आई सेड, मेरा इंग्लिश भी पहले से स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इन 10th आई गॉट अ गुड टीचर, so he made my grammar and my vocabulary, my everything strong in English. इसलिए इंग्लिश में भी मुझे कभी इशू नहीं है। और साइंस था जीएस में, करंट अफेयर्स थे जीएस में, और पॉलिटी थी जीएस में, तो इतनी चीजें मैंने इस पे फोकस किया, वो खत्म हो गया। और टाइम में मैनेज इस तरह से करता था कि लाइक जब मैं कॉलेज होता था, तो कॉलेज में मैं प्रॉपर कॉलेज की स्टडीज ही करता था। देन आफ्टर कमिंग होम, आई गिव 2 to 3 hours जस्ट टू रिवाइज दिस टॉपिक्स, कि ये चीजें मेरे दिमाग से निकल ना जाए। So every time I give this, and at the end it summed up. कभी इश्यू नहीं हुआ मुझे कि लाइक लास्ट में मुझे बर्डन नहीं हुए कि हाँ कि मतलब ये चीज मुझसे नहीं होगी, या ये मुझे पता था हाँ इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, खत्म हो गई बात। तो वहां पे मेरा काम हो गया कि लास्ट के जो 1 ईयर जो था, जो जहाँ से मुझे अप्लाई करना था, वहां से मैंने प्रॉपर, क्योंकि लास्ट ईयर में कॉलेज में ज्यादा आप पे लोड नहीं होता, तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस। तो वहां से फिर मैंने प्रॉपरली 6-7 घंटे देने शुरू किया, 8 घंटे देने शुरू किए उस चीजों को, और फिर इवेंचुअली सारा काम भगवान की दया से हो गया। मीन्स आपने अपने ग्रेजुएशन को और इसी चीज को पैरेलली अच्छे से हैंडल किया। जी बिल्कुल, ग्रेजुएशन भी पैरेलली हैंडल करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एज अगर मुझे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना ही है, एंड एज आई एम एन इंजीनियर, so I have different engineering entries also. I have NCC entries also, so that's why I enrolled in NCC. और एनसीसी ने भी मुझे कहीं एक्सपोजर दिए कि मतलब डिफेंस में क्या है क्या नहीं है। एज आई एम फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, आई डोंट नो अबाउट डिफेंस, so NCC gave me that exposure to defense, that how that helped me कि मतलब कहाँ डिफेंस, कहाँ से डिसिप्लिन लाना है, कैसे डिसिप्लिन लाना है, कहाँ बाल छोटे रखना है, कहाँ शेव क्लियर करके जाना है, तो वो सारी चीजें एनसीसी ने मुझ में इनकलकेट किया। देन मेरा मेन फोकस तो आर्मी में ही जाना था, सो दैट्स व्हाई आई मेंटेन माय ग्रेजुएशन स्कोर्स, so that's why I can get to the TGC, SSC tag entries and for FCAT also. मनन, बहुत सारे एस्पायरेंट्स हो गए जो अभी बहुत ही छोटी एज से ये चीजें शुरुआत करने के लिए सोच रहे होंगे, तो आप उनको प्लीज बताइए कि किस तरह से आपने अपनी किस एज से शुरुआत की थी और आपका एंट्री गेट क्या था। जैसे मैं कहूँ कि व्हेन सबसे पहले तो आप अपने एजुकेशन पे फोकस कीजिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कि जो आपका 10th है, जो आपका 12th है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, ये सारी चीजें, तो आप मेन तो उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो एनडीए, तो ऑब्वियसली अगर आपको एनडीए जाना है तो आपको एनडीए पे फोकस करना ही है, बट यहाँ पे भी आपके ग्रेड्स डाउन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आपके ग्रेड्स डाउन हो गए ना, तो अगर, मैं नहीं कहता कि नहीं निकलेगा, बट कहीं समहाउ अगर वो एनडीए नहीं निकला, तो यू हैव टू compromise with the colleges, you have to compromise with the kind of education you want। इसलिए ये दोनों चीजों को पैरेलली मेंटेन करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जहाँ पे आपका एनडीए भी आप अच्छे से क्लियर कर रहे हो, और जहाँ पे आपका 10th 12th भी बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हो। और अगर आप 12th के बाद साइंस लेते हो, तो यू विल गेट ample of opportunities to get into armed forces without appearing for any written examination। इसीलिए मेन फोकस ये होना चाहिए कि हाँ 10th 12th अच्छा जाए,
एनडीए निकल जाए और एनडीए में हो जाए, लेकिन बट ये भी अच्छा होना चाहिए, आपका 10th 12th इट मीन्स विद जो डेप्थ होना आपका चाहिए। बेसिक है टिल 12th आप उसी पे फोकस बिल्कुल, करो। बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और फिर आप ग्रेजुएशन में आ जाओगे तो फिर आप ग्रेजुएशन में अपनी पढ़ाई करो, लेकिन सीडीएस तो मेन, तो मतलब कर लो ऐसा। तो मनन फाइनली आपने अपना गोल अचीव कर लिया है, तो उसका एक क्रेडिट होता है ना, हमें कोई चीज मिलती है सबसे पहले हमें बहुत सारे पर्सन है जो हमारे दिमाग में आता है जिन्होंने पूरी ही जर्नी में कहीं ना कहीं हमारा साथ दिया है, बिकॉज कहीं हम टूटते हैं, कहीं हम स्टॉप होते हैं, कहीं पुशबैक्स मिलते हैं, स्टिल वो होते हैं जो आपको होल्ड करके रखते हैं। तो आप अपनी पूरी ही जर्नी का आपको जो सक्सेस आपको जो मिला है उसका क्रेडिट आप किसे। क्रेडिट्स तो सबसे पहले तो मेरे माता पिता ही हैं, क्योंकि के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने जितना भी किया है मेरे लिए बहुत ही किया है, मतलब मुझे कभी कोई कमी नहीं होने दी, मुझे कभी डिमोरलाइज नहीं किया, कभी ये नहीं कि हाँ, मतलब दे वर द इमोशनल सपोर्ट। जब कोई नहीं था तो वो हमेशा से मेरे साथ रहे। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट तो मेरे मम्मी पापा को ही जाएगा ऑब्वियसली। देन आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट्स टू माय टीचर्स दैट हैव हेल्प मी थ्रू द जर्नी। जैसे कि हमारे शुभम सर हैं, फिर अनुराग सर हैं, सीडीएस जर्नी। देन देन सीडीएस जर्नी, फिर मदान सर हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा, मॉक इंटरव्यू। तो ये फैकल्टीज हैं जिनको मैं अपना थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने भी मतलब बहुत हेल्प करी मेरी। आपकी वजह से, आपके बगैर भी मेरा नहीं हो पाता। यू वर द पीपल दैट, जिन्होंने अगर मुझे सही गाइड नहीं किया होता अगर उस वक्त, तो शायद मुझे अभी कहीं और अटेम्प्ट्स लग जाते मुझे खुद असेस करने में कि मेरे में क्या फॉल्ट्स है। एंड एट लास्ट आई वुड, मेरा फ्रेंड्स का सर्कल बहुत ही छोटा है, दे आर नॉट दैट मच ऑफ बिग, बट हाँ जितने हैं मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे हमेशा सपोर्ट किया ही है। तो राजन, आकाश, नियति, आई वुड लाइक टू थैंक कि मतलब आप लोगों ने हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मुझे सपोर्ट दिया, हमेशा प्रे किया कि मतलब मैं हो जाऊं। आप लोग मेरी खुशी में भी खुश होते थे। तो दिस वाज द थिंग, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ द पीपल हु हैव हेल्प मी। मैं शायद किसी का नाम ना ले पाऊं। मेरे मामा भी हैं जिन्होंने हर स्टेज, मेरे जो मामा है ना, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि लाइक ही वाज द वन, वो हमेशा मेरे लिए हैप्पी होते हैं। मतलब वो हमेशा मुझे इसी तरह मानते हैं कि अगर मैंने कुछ सक्सेस कर लिया ना तो उन्होंने वो जी लिया। वो इस तरह से देखते हैं। तो मेरे मामा भी हैं, ऐसे कई बहुत से लोग हैं जिनका मैं मतलब नाम तो नहीं ले पाऊंगा इतने से में, बट सबका बहुत बहुत थैंक यू है कि आज ये उन्होंने दिन मैं आपको। देख रहा हूँ। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द जर्नी। मनन कोठारी ने किस तरह से एक एस्पायरेंट से किस तरह से ऑफिसर्स बने, जिन्होंने प्रूव किया है कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम मिह, उसी के साथ बने रहो, आपका जो गोल है वो अपने आप आपके पास आएगा। सो थैंक यू सो मच मनन फॉर योर टाइम। शायद आज आपने देश के बहुत सारे एस्पायरेंट्स को एक राह दिखाई है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इस चीज को छोड़ने को आए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अभी बहुत कंफ्यूजन में होंगे, जिसके कंफ्यूजन भी आपने क्लियर किए। अगेन थैंक यू सो मच। धन्यवाद।